जी डैडी। विशांत, ये सब क्या है? जी ये मिस्टर माथुर की फाइल है। 3 साल पहले हमने 80 लाख रुपए दिए थे उधार, 6 महीने की। 3 सालों में पैसे देने की बहुत सी कमिटमेंट्स की उन्होंने। पैसा देना तो दूर, उन्होंने फोन तक नहीं किया। हम लोगों ने बहुत कोशिश की इनकी मजबूरी समझी, लेकिन डैड हमारी शराफत को उन्होंने कमजोरी समझा। इसीलिए हमारे पास लीगल एक्शन के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। देखो बेटा, हम माथुर की माली हालत जानते हैं। ऐसी हालत में उस पर दिया गया एक्शन के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। वो फुटपाथ पर आ सकता है। हम बिजनेस करते हैं, लेकिन रुपया वसूल करने के लिए हम इतना नीचे नहीं गिर सकते कि माथुर की जिंदगी के साथ उसका परिवार भी पिस जाए। लेकिन डैड हमारे बिजनेस का उसूल है कि विशांत, हमें ऐसे असूलों के साथ काम नहीं करना है जो हमें खुशियों के साथ दूसरों के आंसू भी दे जाएं। हमें ऐसे असूलों को तोड़ देना चाहिए। तुम पर्सनली किसी को भेजकर माथुर साहब को बुलाओ, हम उनसे खुद बात करें। जी अच्छा। एक नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में आज शाम को मैं बेंगलोर जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि पहली मीटिंग में प्रोजेक्ट का काम शुरू हो जाएगा। और हाँ, आज रात को फॉरेन डेलीगेट्स के साथ फाइनल मीटिंग होने वाली है, उसका खास ख्याल रखना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल नॉट लेट यू डाउन डैड। दैट्स माय बॉय। मालिक माफ करना मालिक, गलती हो गई। कोई बात नहीं मालिक, सुना है आप किसी काम से बाहर जा रहे हैं? हाँ। दूध गिरना हमारे में अपशकुन माना जाता है, आप मत जाइए। रामू, तुम बहुत भोले। मालिक हम इन बातों में विश्वास नहीं रखते। जमाना कहाँ आगे निकल गया है। आओ अपना काम करो। साहब आप, मेरे मतलब मेम साहब आप, मैं बहुत देर से जाग रहा था। शट अप। जी थैंक यू। मुझे लगता है आज तुम्हारे साहब फिर से देर से आने वाले हैं। तुम जाकर सो जाओ। सो जाऊं? सुबह सुबह सो जाऊं? ओह सॉरी, ये तो रात हो गई है। सुबह से काम करते करते आंख कब लगी पता ही नहीं चला। ठीक है, तुम जाओ, उन्हें खाना गर्म करके मैं दे दूंगी। ठीक है, मैं साहब को गर्म कर दूंगा, आप खाना खा लेना। What? नहीं, मेरा मतलब कि आप साहब को गर्म कर देना, मैं खाना खा लूंगा। ओह नहीं यार, ये भी गलत यार, कंफ्यूजन हो रहा है। लगता है मुझे सो जाना चाहिए। आप सो जाइए, मैं जाता हूँ। Go genius। ठीक है, वो भी लेके आता हूँ। विशांत जी इज ए रियली ग्रेट मैन। उसका बिजनेस करने का स्टाइल भी उसकी तरह डिफरेंट है। हाँ, रियली मजा आ गया। विशांत इज ए रियली ग्रेट मैन। बट वेयर इज ही? साहब का फोन आया था, वो इधर ही आ रहे हैं। हमारी बस्ती में बंजारे ठहरे हुए हैं, साहब ने आपको वहीं पर बुलाया है। यू मीन बंजारे? नाच गाना? हाँ, हम भी डांस करेगा, हम भी नाचेगा। इंडियन ब्यूटी। चलिए। ओह नो, हम भी चलिए चलेगा। साहब जी, चलिए।
सोए नहीं अब तक? तुम भी तो सोई नहीं अभी तक दीदी। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है सोनू। मैं वो क्या वो? मैं डर गया था, मुझे लगा जैसे कोई घर में घुस आया। क्या? मुझे किसी की चलने की आवाज सुनाई थी। What rubbish! चलो मेरे साथ। Come here. देखो, कोई नजर आ रहा है तुम्हें? देखो, कौन है यहाँ? तुम? अच्छा, एक मिनट। यहाँ भी कोई नहीं है, ओके? कितनी बार कहा है कि रात को जल्दी सो जाया करो, लेकिन नहीं। इसलिए तुम अजीबोगरीब बातें सोच रहे थे। Now just go to your room and go off to sleep. जाकर सो जाओ, idiot. अरे प्रियंका, तुमने दरवाजा खोला? जीनियस कहाँ है? वो आपको देर लगने वाली थी, इसलिए मैंने उसे उसके कमरे में भेज दिया। सॉरी डार्लिंग, वो क्या है कि डैडी ने बिजनेस इतना फैला दिया है कि वक्त हमेशा कम पड़ता है। काश गौरव मेरा हाथ बटाता तो मैं तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त गुजार लेता है। प्रियंका, क्या बात है? हाँ? तुम कुछ घबराई सी हो? ठीक तो? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ? सुनो, ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ तुम्हारी आंखों में कितनी सच्चाई है, कितनी गहराई है। क्या? जीनियस कहाँ है? वो आपको देर होने वाली थी ना, तो मैंने उसे घर भेज दिया। यानी मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ उठानी पड़ी? नहीं। कभी कभी पतिदेव के लिए तकलीफ उठाने में मजा आता है? हाँ नमस्ते, कैसे हो? हाँ सक्सेना साहब, आप ऐसा कीजिए कि कल सुबह 9:30 बजे की मीटिंग रख लीजिए। हाँ, डेडिकेशन आ चुका है। हाँ। चोपड़ा साहब, माना कि आज आप आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई से नीचे खड़े अपने इस यार को तो देख लिया कीजिए। अरे माधु, वेलकम वेलकम। हमने ऊपर वाले से बड़ी तरक्की मांगी और हासिल भी की, लेकिन इतना ऊंचा बनना नहीं चाहा कि हम यारों दोस्तों से गले भी नहीं मिल सके। ये हुई ना बात यारों की। वरना आजकल के दोस्त अपने मतलब की खातिर हाथ मिलाकर गले मिलकर किस मोड़ पर गला दबाते हैं पता भी नहीं चलता। आजकल ही क्या, ये तो सदियों से होता चला आया है। तो आप बहुत नसीब वाले हैं, आपके पास इतनी दौलत है, शोहरत है, नाम है, इज्जत है, और फिर मेरे जैसा दोस्त भी है। चोपड़ा साहब, क्यों ना हमारी इस दोस्ती को अब रिश्तेदारी में बदल ही दिया जाए। किस रिश्ते की बात कर रहे हैं डैड? ये तो अंकल जेके ही बताएंगे। बेटा, हम तुम्हारी बात कर रहे थे। आखिर तुम लोगों ने क्या फैसला किया है? हम लोग तो रिश्तेदार बनने के लिए तड़प रहे हैं। आप रिश्तेदार? मैं कुछ समझा नहीं। ये लो,
अरे भाई तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, साथ में घूमते फिरते भी हो। शादी करनी हो तो बता दो, पंडित से मुहूर्त वगैरह। मुहूर्त? शादी? मैंने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। जस्ट लाइक ए गुड फ्रेंड। आपको कोई गलत फहमी हुई है। जीजी मेरी पत्नी नहीं हो सकती। मुझे लगता है हम थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं। करो बेटा, थोड़ा और सोचो, ढूंढने की कोशिश करो। धीरे धीरे तुमको चिंची में ही अपनी पत्नी का रूप दिखने लगेगा। जेके, हम तुम्हें यही समझा रहे थे कि इतने बड़े फैसले जल्दबाजी में नहीं किया करते। अगर बच्चों ने एक कदम गलत उठाया तो हम जिंदगी भर नजर नहीं उठा सकेंगे। जी हाँ, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। इन्हें थोड़ा सा वक्त और दे देना चाहिए। लेकिन क्या है कि वो मैं किसी दूसरी ही प्रॉब्लम में फंस गया हूँ चोपड़ा साहब। मुझे 2 करोड़ रुपए चुकाने हैं, और वो भी 4 दिन में। देखो जेके, मैंने तुम्हें साथ देने का वायदा किया था, वो मुझे याद है। लेकिन अभी अभी मैंने एक बेंगलोर में फैक्ट्री लगाई है जिसके लिए 70 करोड़ का लोन लिया। तुम थोड़े दिन ठहर जाओ, फिलहाल तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। क्या? देखिए चोपड़ा साहब, आप मेरे भरोसे को शर्मिंदा मत कीजिए। तुम मुझे समझने की कोशिश करो जेके। आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए चोपड़ा साहब। सॉरी जेके, मैं इस वक्त कुछ नहीं कर सकता। सॉरी? तो क्या मैं उन्हें 2 करोड़ के नाम पर एक शब्द सॉरी दे दूं? आप तो सॉरी बोलकर एक किनारे हो लिए, और वो लोग मुझे चौराहे पर खींचकर नीलाम कर देंगे। मैंने कहा ना जेके, मैं मजबूर हूँ। चोपड़ा साहब, जेके, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। आप तो मुझे सीधे सीधे दरवाजे दिखा रहे। क्या यही थी हमारी यारी दोस्ती, वो बड़ी बड़ी बातें? मैं तो आपके साथ रिश्तेदारी की बात सोच रहा था, और आपने दोस्ती के भी हाथ पीछे खींच लिए। तुम मुझे गलत समझ रहे हो जेके। बस चोपड़ा साहब, बस। मैं तो सब कुछ समझ गया, लेकिन एक बात आपको बता दूं, वक्त हमेशा बदलता रहता है। जो ये वक्त की मेहरबानियां आज आप पर हैं, कल मुझ पर भी हो सकती हैं, मुझ पर भी हो सकती हैं। बस अब देखते जाइए वक्त कैसे करवट बदलता है। हाय अंकल। क्या बात है डैडी, अंकल कुछ गुस्सा होकर गए? कुछ नहीं बेटे, कुछ लोग खुद ही जहरीले पेड़ लगा लेते, फिर उन्हें काटने के लिए कुल्हाड़ी अपने दोस्तों के हाथ में थमा देती है। तुम्हें याद है ना, आज तुम्हारे पिताजी दिल्ली से आ रहे हैं जी, और हमेशा की तरह उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने तुम ही जाओगे। जी अच्छा। जानते हो हम हर दफा तुम्हें ये मौका क्यों देते हैं? क्यों? इसलिए कि तुम कुछ समय अपने पिताजी के साथ अकेले में बिता सको। घर आकर तो उसका सारा वक्त हमारा होता है। जा तू अंदर, और अपनी इस नादानी का जिक्र किसी से मत करना। जा अंदर। देख लिए लालच का फल। निकले थे अपनी किस्मत आजमाने, और बेटी ने अब किस मुंह से बाहर जाओगे? मेरा तो जीवन ही नर्क बन गया है। सामने तुझे शायद पता नहीं है, स्वर्ग का रास्ता नर्क से होकर गुजरता है। जा अपना काम कर। गौरव चोपड़ा, गौरव चोपड़ा, मेरी इज्जत पर दाग लगाने की तुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हेलो, मैं विशांत बोल रहा हूँ। हाँ बोलो विशांत, एयरपोर्ट से बोल रहे हो? नहीं डैड, मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा और पुलिस स्टेशन से? हूँ। एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था डैड। एक्सीडेंट? चोर तो नहीं आई दादा? घबराने की कोई बात नहीं है, और पिताजी को एयरपोर्ट से लाने का इंतजाम करवा दीजिए। डोंट वरी, आई विल सी टू इट। पुलिस स्टेशन में हो तुम? माहिम पुलिस स्टेशन। मैं आ रहा हूँ अभी।
हेलो। बेटे, विशाल से एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? हाँ, घबराने की कोई बात नहीं। मैं उसे लेने पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। शायद थोड़ा ज्यादा वक्त लग जाए। और हाँ, विशाल के डैडी आज नहीं आ रहे, उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। यू कैन रिलैक्स। ओके डैड। आप यहाँ? ये दरवाजा खुला था, मैं अंदर। अच्छा 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 अच्छा। वो क्या है कि मैं दरवाजा बंद करना भूल गया। मुझे भूलने की आदत है ना। थैंक यू वेरी मच। देखिए साहब, भूलना भी कभी कभी कितना फायदेमंद होता है। अगर मैं दरवाजा बंद करना नहीं भूलता तो आप अंदर कैसे आते? लेकिन साहब अंदर नहीं है और छोटे साहब बाहर नहीं है, अंदर है। मैं अभी उनको जाके बताता हूँ कि आप जा रहे हैं। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि आप बैठिए बैठिए। मैं साहब को बताता हूँ कि आप आए हैं। ठीक है, आप बैठिए। एक मिनट, कुछ लेंगे आप? आइसक्रीम अभी अभी लाऊं, ताजा है, गरम है। नहीं। चाय तो आप लेंगे नहीं? ठीक ठीक है, आप बैठिए, मैं साहब को बताता हूँ। पता नहीं क्यों सुबह सुबह चले आते हैं। मेरे बेटे, ये तुझे क्या हुआ? गौरव, तुझे क्या हो गया गौरव? एक्सक्यूज मी, माफ कीजिए, मैं आप दोनों को छोड़कर सबके बयान ले चुका हूं। नौकरों ने गौरव को रूम में देखा, तब तक वो मर चुके थे। जेके से ऑफिस में चोपड़ा साहब की कुछ कहासुनी हो गई थी, इसलिए वो माफी मांगने के लिए यहां पर आया था। प्रियंका जी अपने रूम में थी, गौरव अपने कमरे में बैठकर शराब पी रहा था। शायद उसके शराब के गिलास में किसी ने जहर मिला दिया हो। यह हत्या ही नहीं, आत्महत्या का भी मामला हो सकता है। सर, शायद आगे की कार्रवाई के लिए मुझे आपकी जरूरत पड़े। पाटिल। यस सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। यस सर। डैडी, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, पूछो ना। डैडी, गौरव को किसने मारा होगा? अरे, तुम तो बिल्कुल पुलिस वालों की भाषा बोल रही हो। मुझे क्या पता किसने मारा। मुझे तो इस वक्त वो गीता का श्लोक याद आ रहा है, जिसका मतलब है जो होता है सब अच्छे के लिए होता है और आगे भी अच्छा ही होगा। हमने तो तीर उठाया ही नहीं और शिकार ने खुद आत्महत्या कर ली। मैं तो अपनी खुशी को दबाए बैठा हूं। कहीं खुलकर हंस दूंगा तो लोगों को शक हो जाएगा। चोपड़ा, मैं कहा करता था ना, वक्त खामोशी से करवट लेता है। चोपड़ा, आज तो गम के आंसू बहा रहा है और यहाँ खुशी के आंसू नहीं रुक रहे हैं। तू जा,
किसी डॉक्टर के पास और गौरव के इस अंश को खत्म कर दी। कहीं उसने मुझे अपने बाप की बुराई करते सुन लिया तो अभिमन्यु की तरह मुझे मारने का चक्रव्यूह अंदर ही रच लेगा। जा, कहीं देर ना हो जाए। वैसे भी आजकल बुराई जल्दी ही जन्म ले लेती है। जा। चोपड़ा साहब, मेरी बात मानिए तो आप एक केस किसी होनहार ऑफिसर को दे दीजिए। मेरी बात का यकीन मानिए चोपड़ा साहब, मैं एक ऐसे ऑफिसर को जानता हूं। वैसे तो वे रिटायरमेंट लेने वाले हैं, उन्होंने बड़े बड़े केसेस को सॉल्व किया है और मुझे यकीन है कि इस केस को भी सॉल्व कर देंगे। और लोग उन्हें ओम के नाम से जानते हैं। अगर वो इस केस को अपने हाथ में ले लें तो यकीनन कातिल पकड़ा जाएगा। मुझे आपके दर्द का पूरा एहसास है डैडी, लेकिन अब तो बस यादें ही रह गई है। जानते हैं बेटे, इसीलिए कुछ पल हम उसकी यादों के साथ जीना चाहते हैं। आइए, मैं आपको कमरे तक ले चलता हूं। नहीं बेटे, हम कुछ देर अकेले में यहां रहना चाहते हैं। गम के अंधियारों में डूबा
कल लबों पे थी हंसी आज आंसुओं की ओस है। आदमी मुजरिम है या फिर वक्त का ये दोष है। आदमी मुजरिम है या फिर वक्त का ये दोष है। कभी मुझे मायके तो भेजा नहीं और आज घुमाने लेके जा रहे हो। मैं और चीची यही रहेंगे। आपने जाना है तो शौक से जाइए और साथ में अपनी शराब भी ले जाइए। अच्छा, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ जो बारूद यहीं छोड़ दूं और अकेला चला जाऊं। मुझे तुम लोगों का कोई भरोसा नहीं है। पुलिस अब गौरव के इस खून के सिलसिले में पूछताछ करके मुझे तंग करेगी। मैं बताता हूँ, ये जो गौरव के खून का केस है ना, ये तूफान की तरह है। अगर हम लपेटे में आ गए तो अपना मलबा ढूंढने के लिए हमें दूसरे शहर में जाना होगा। इसलिए बेहतर है कि हम ये शहर पहले ही छोड़ दें। डैडी, जब हमने कोई गुनाह ही नहीं किया है तो डरने की क्या बात है? बेवकूफ लड़की, जब बुरा वक्त आता है तो हाथी पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है, समझ गई ना? इसलिए यहाँ से दूर सरकना ही अक्लमंदी है। मैंने कहा ना, हम कहीं नहीं जाएंगे, यही रहेंगे। आपने जाना है तो जाइए। चुप कर, चुप कर। मैं शतरंज की मोहरें जमाता हूँ और तू हमेशा खेल बिगाड़ देती है। चल जल्दी यहाँ से। वैसे भी आजकल मासूम सजा काट रहे हैं और मुजरिम ऐश कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, मेरी वजह से आपको थोड़ी परेशानी महसूस होगी। ये हमारी पॉल्यूशन फैलाने की आदत बहुत पुरानी है, लेकिन जैसे जैसे धुएं के बादल छटने लगते हैं, हर इंसान की असली सूरत सामने उभरने लगती है। बाय द वे, लोग मुझे इंस्पेक्टर ओम के नाम से जानते हैं और एक बार मिलने के बाद हमेशा एक त्योहार की तरह याद रखते हैं। पिछले कई सालों से हमारा नाता सिर्फ क्राइम से रहा, आज फिर किसी घिनौने खेल से है जिसका शिकार हुआ है गौरव चोपड़ा। बाय द वे, आप में से किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ आपका वो इंट्रोडक्शन। प्रियंका चोपड़ा। नाम में क्या रखा है? दुनिया तो रिश्तों में उलझी हुई है ना। मैं इस घर की बहू और गौरव मेरा देवर था। गौरव आपका देवर था, लेकिन आप आज भी इस घर की बहू हैं। इंस्पेक्टर, तुम कहना क्या चाहते हो? वही जो मैंने अभी कहा। चोपड़ा साहब, मैं बोलता बहुत हूं। बात दरअसल ये है कि कुछ लोगों को मेरी आवाज अच्छी नहीं लगती, कुछ लोगों को मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती। अब मेरी मजबूरी ये है कि मैं दोनों में से एक भी नहीं बदल सकता। आप विशांत चोपड़ा, प्रियंका का पति और गौरव का भाई। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वैसे दुखी तो मैं कभी होता ही नहीं। बाय द वे, मैं वो जगह देखना चाहता हूँ जहाँ गौरव का कत्ल हुआ। विशांत, इन्हें गौरव का कमरा दिखा। जी, आइए।
आपकी मौजूदगी मुझे डिस्टर्ब कर रही है। प्लीज। सब पर कड़ी नजर रखनी होगी, क्योंकि कातिल भी हम पर नजर रखे हुए है। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। मैंने गौरव को समझाने की बहुत कोशिश की, खानदान की इज्जत का वास्ता भी दिया, मगर वो नहीं माना। दरअसल मैं गौरव को शादी के पहले से जानती थी। उस वक्त से जब मैं अपनी फ्रेंड शिखा के साथ बंबई के बाहर गई थी। कहाँ खो गई हो तुम? बस सोच रही थी कि तुम कहीं वापस लौट के मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? इसका मतलब तुम्हें अभी भी अपनी मोहब्बत पर शक है? हाँ? नहीं, बस एक डर सा लगा रहता है। अरे पगली, मैं वापस लौटते ही डैडी से सबसे पहले हमारी शादी की बात करूंगा। खुश? हैप्पी? हमारी मुलाकात इतनी छोटी थी कि उसके बारे में कुछ पूछने या जानने का मौका ही नहीं मिला। मैं बस इंतजार करती रह गई, मगर वो नहीं लौटा। मेरा एहसास हुआ कि शायद जो शिखा ने कहा था वही ठीक था। गौरव अब नहीं लौटेगा, नहीं लौटेगा। इसलिए जब विशाल का रिश्ता है तो मैंने बगैर कुछ सोचे समझे हाँ कहती और इस घर में आ गई। गौरव को इस घर में देखकर मैं चौंकी, क्योंकि अब हमारे बीच एक नए रिश्ते की दीवार थी। एक अजीब सी उलझन में फंस गई थी मैं। एक तरफ मेरा खोया हुआ प्यार था और दूसरी तरफ एक अजनबी इंसान के साथ पत्नी का रिश्ता। विशाल के पास मेरे लिए वक्त ही नहीं था और गौरव के दिल में मेरे लिए प्यार की तड़प। मगर मैंने अपने आप को समझाया, गौरव को भी इस रिश्ते का एहसास दिलाया, लेकिन उस दिन के बाद गौरव पे मानो एक जुनून सा सवार हो गया। उसने विशाल को मार डालने का प्लान बना लिया। मुझे भी उसमें शामिल करना चाहा, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। मैं सच कह रही हूँ, मैंने उसे नहीं मारा। इस साजिश को रचा गौरव ने और शिकारी खुद शिकार हो गया। देखो प्रियंका, इस बात को छुपाकर गुनाह तो तुमने भी किया है, इसलिए बेल हो जाने तक तुम्हें पुलिस कस्टडी में रहना होगा। बूढ़ा हो गया हूं ना, 2 दिन से ज्यादा भूख बर्दाश्त नहीं होती। अगर आप कुछ खा लेंगे तो मैं भी। तीनों काका, तुम अपनी मीठी बातें करके हमें धर्म संकट में डाल देते हो। कह दिया ना, हम कुछ नहीं खा पी सकते।
मेरी खातिर ले लीजिए मालिक। आप अभी तक सोए नहीं डैडी? बेटे तुम भी तो नहीं सोए। मेरी बात आप भूल जाइए, मैं तो सब कुछ हार चुका हूं। एक बात पूछूं डैडी? पूछो। एक एक ईंट जोड़कर आपने आशियाना बनाया, दौलत, शोहरत, इज्जत, सब कुछ हासिल किया। अपनी जिंदगी को वक्त की आग में झोंक कर आपने अपना बिजनेस बढ़ाया। लेकिन वो औरत अपनी मर्यादा को भूलकर अपने स्वार्थ के खातिर इस घर की इज्जत और खुशियों को निकल गई। इतना अनर्थ होता रहा और हमें पता तक नहीं। बेटे, किसी हद तक तुम भी इसके जिम्मेदार थे। मैं? हाँ, तुम। कहां थे तुम जब घर में ये सब कुछ होता रहा? दिन रात तुम ऑफिस में बेजान कागजों के साथ चिपके रहे, एक जीती जागती जिंदगी को छोड़ के। कहां थे तुम? एक पति होने के नाते तुमने कौन सी अपनी जिम्मेदारी पूरी की? पत्नी कोई तस्वीर नहीं होती विशांत, जिसे कमरे के किसी कोने में सजा दिया जाए। शादी के बाद हर एक औरत की जिंदगी कई अरमानों के साथ आती है, मगर तुम अपनी पत्नी को वक्त देकर उसके अरमानों को भटकने के लिए हवा देते रहे। वक्त की ही तो बात है। अगर मैं प्रियंका को वक्त नहीं दे सका, इसका यह मतलब तो नहीं कि वो कोई गलत रास्ता अपना ले, इतनी गिरी हुई हरकत करे। मैं अपनी गलती मानता हूं डैडी। अगर मैं प्रियंका को वक्त नहीं दे सका, मैं भी तो आपके साथ बिजनेस में था। चाहता तो कोई भी गलत रास्ता अपना लेता। दरअसल सच्चाई कुछ और है। गौरव और प्रियंका एक दूसरे को जानते थे। वो तो पहले से ही एक हो चुके थे। ये बात उन्होंने हमसे छुपाई। धोखा तो मेरे साथ हुआ डैडी। प्रियंका मेरी नजरों में कभी उठ नहीं सकती, कभी नहीं। पता नहीं कि ये दोष किसका है, तुम्हारा, हमारा, या फिर हालात का। सर, प्रियंका ने विशांत को मारने की बात हमसे छुपाई, और मुझे लगता है इसमें जरूर कोई न कोई राज की बात छुपी हुई है। और सर, जो औरत अपने पति को धोखा दे सकती है, वो हमें भी बेवकूफ बनाने की कोशिश कर सकती है। सर, मुझे तो लगता है गौरव के कत्ल में कहीं न कहीं प्रियंका का हाथ जरूर है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि प्रियंका सच बोल रही है। वो इतनी मंझी हुई कलाकार नहीं है कि एक लंबे अरसे तक हमें धोखा दे सके। इसके अलावा उसके सच बोलने की वजह है वो सबूत। सर, हम जानना चाहते कि आखिर वो सबूत है क्या जो आपको गौरव के रूम में से मिला? वो सबूत तुम्हारी नजरें नहीं देख सकती, फिर भी कोशिश करके देख लो। सर, इसमें तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये सब नाटक था। कभी कभी सच उगलवाने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ता है। गौरव की मौत का सबसे ज्यादा फायदा सिर्फ एक शख्स को हो सकता है, और वो है विशांत। और विशांत विक्रम चोपड़ा का गोद लिया हुआ बेटा है, जो आज करोड़ों का अकेला वारिस है।
मॉर्निंग चोपड़ा साहब। माफ कीजिए, मैं आपको बिना इन्फॉर्म किए चला आया। बैठिए। क्या करूं, जब कोई सवाल पैदा हो जाता है तो बगैर जवाब मिले चैन नहीं आता। बस दिमाग में कुछ उलझनें पैदा हो गई हैं। आपके दोनों बेटे, विशांत जिसे आपने अपने दोस्त से बचपन में ही गोद ले लिया था, और दूसरा बेटा गौरव, आपका अपना खून। मैं ये जानना चाहता हूं कि दोनों भाइयों में कैसे संबंध थे? दोनों हमेशा प्यार से रहते थे या कभी खींचातानी भी हो जाती थी? इंस्पेक्टर, अगर तुम ऐसे ही बेबुनियाद सवाल पूछोगे तो हमारे जवाब से तुम्हें चैन नहीं मिल पाएगा। फिर भी जानना चाहूंगा, दोनों का आपस में कैसा रिश्ता था? बड़ा अच्छा रिश्ता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे शरीर के साथ जुड़े हुए इन दोनों हाथों का एक दूसरे के साथ होता है। सही है, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि विशांत आपके बेटे जैसा है, लेकिन बेटा नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो? चोपड़ा साहब, बुरा मत मानिए, मुझे तो शक कभी कभी अपने साये पर भी हो जाता है। गुस्सा भी आता है। क्या करूं, अपनी आदत से मजबूर हूं। ये जो लक्ष्मी है ना, आपकी ये करोड़ों की प्रॉपर्टी, पैसा, ज्यादातर गुना इसी की चमक की वजह से होते हैं। इसीलिए मेरी निगाह थोड़ी विशांत की तरफ घूम गई। इंस्पेक्टर ओम, हमारा बेटा विशांत हमारे आंसुओं को छलकते ही अपने हाथों में ले लेता है, और फिर लक्ष्मी जिसके सिरहाने बचपन से बैठी हो, उसे दुनिया की कोई चमक नहीं हिला सकती। जाओ और जाकर अपनी तहकीकात में सुधार पैदा करो। यू मे गो। चोपड़ा साहब, आपकी हस्ती को हम इज्जत देते हैं। मुझे चैन मिल गया अपने उलझे हुए सवालों का जवाब पाकर, लेकिन आप बेचैन हो गए, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। गुड डे सर। जरा वो एक्सीडेंट वाली जगह का मुआयना कर लें। वो एक्सीडेंट यहीं कहीं हुआ था। यस सर। सर, लेकिन इतने टाइम के बाद में कौन बताने वाला मिलेगा? सलाम साहब। सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? अपन का नाम चमन गोटिया साहब। तुम हर रोज यही गाड़ी साफ करते हो? यही तो अपन काटा साहब, इधर ही धंधा करता है। परसों यहाँ कोई कार और मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट हुआ तो था साहब, अपन उसी कार को साफ करने वाला था साहब, तभी एक मोटरसाइकिल वाला आया और कार का गेम बना डाला साहब। अच्छा, ये तुमको नहीं लगता ये जानबूझकर टक्कर मारी गई थी? ऐसा तो गलती साहब मोटरसाइकिल वाले का ही था। वो साहब काला साहब चंगा आदमी था साहब। अच्छा ठीक है। सलाम साहब। सुनो, वो मोटरसाइकिल वाले को अरेस्ट कर लो। यस सर। विशांत से इसका जवाब मिल सकता है। हेलो हेलो, मैं इंस्पेक्टर ओम बोल रहा हूं। जी। सोनू, मुझे मालूम है बेटे तुम लाइन पर हो। जी जी। विशांत कहाँ है? जी, वो अपने डैडी को लेने एयरपोर्ट गए। जो परसों आने वाले थे वो आज आ रहे हैं। बेटे
बता सकते हो कहाँ से आ रहे हैं? जी दिल्ली से। दिल्ली से? अच्छा, ठीक है बेटे, थैंक यू। विशांत के पिताजी आज दिल्ली से आ रहे हैं। उस रात जो शख्स होटल में आया था उसके बैग पर दिल्ली, बॉम्बे, दिल्ली का टैग लगा था। रवि। जी सर। जोसेफ को तैयार रखो, शायद आज रात उसकी जरूरत पड़े। ओके। अगर मैं ठीक सोच रहा हूं तो अब कातिल के चेहरे से नकाब उतरने में ज्यादा वक्त नहीं है। अब डैडी जो होना था वो तो हो गया। भाई मैंने खोया है, वापस तो नहीं आ सकता। कम से कम कातिल को सजा तो मिले। सॉरी, माफी चाहूंगा चोपड़ा साहब, आपने तो बुलाया नहीं। आपके घर मेहमान आए हैं, इसलिए मैं खुद ही मिलने चला आया। ओम, इंस्पेक्टर ओम। आप डैडी को जानते हैं? बस थोड़ा कुछ जानता हूं, पूरी तरह से पहचान नहीं हुई है। बाय द वे, आप तो 2 दिन पहले आने वाले थे। नहीं, वो क्या है कि फ्लाइट कैंसिल हो गई थी और फिर मेरा भी कुछ काम निकल आया, इसलिए मैं दरअसल मैं सोच रहा था गौरव भी आपके बेटे जैसा था, तो फिर आपके पहुंचने में इतनी देर क्यों हो गई? एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर ओम, आप केस की तहकीकात कम और रिश्तों को ज्यादा कुरेदने लगे हैं। ये मेरा 40 साल पुराना दोस्त है, आप इस पर भी शक कर रहे हैं? चोपड़ा साहब, इन्हें बोलने दीजिए। जब सच्चाई सामने आ जाएगी ना, खुद ब खुद खामोश हो जाएंगे। मेरी तसल्ली हो गई तो मैं खुद ही यहां से चला जाऊंगा। मिस्टर विजय मेहता उर्फ किरण भटनागर, संभालिए संभालिए। ऐसी क्या बात कह दी मैंने कि किरण भटनागर का नाम सुनते ही आप बिना हिचकी लिए हड़बड़ा गए? इस जाम को छलकाने का मौका भी मैं आपको दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, आप बेवजह मेरे डैडी को परेशान कर रहे हैं। हम तुम्हें पहले ही समझा चुके हैं कि हमारे सब्र का इम्तिहान मत। चोपड़ा साहब, मैं अक्सर आपको बहुत दुख पहुंचाता हूं, इस बात का मुझे भी बहुत दुख है, मगर बरसों की ईमानदारी एक बेईमानी के इंतजार में रहती है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, इसीलिए इस जाल को महसूस नहीं कर पा रहे हैं जो आपके इर्द गिर्द बरसों से बुना जा रहा है और जिसका जीता जागता सबूत आपके सामने मौजूद है। रवि, यही वो आदमी जिसने मुझे होटल में पैसे दिए थे, यही है। मेहता साहब, मैंने तो जाम छलकाने का वादा किया था, आपने तो पूरा गिलास ही तोड़ दिया। और यही सच्चाई का सबूत भी है। गौरव का कातिल चोपड़ा साहब आपके सामने है, विशांत के पिता और आपके 40 साल पुराने जिगरी दोस्त। क्यों मिस्टर मेहता? नहीं, ये झूठ है, मैंने खून नहीं किया। तो क्या ये भी झूठ है कि आप 3 दिन पहले मुंबई आए थे? और ये भी झूठ है कि सम्राट होटल में आपने अपना नाम बदलकर कमरा बुक किया था और जोसेफ को 20,000 रुपए देकर विशांत के साथ एक्सीडेंट करवाने का नाटक करने को कहा था? हाँ, ये सच है, सच है, सच है, सच है। मुझे दिल्ली में ही पता चल गया था कि एयरक्राफ्ट में कुछ गड़बड़ी होने की वजह से वो फ्लाइट कैंसिल हो गई है। लेकिन मुझे अपने बेटे को मिलने की बहुत तमन्ना थी, इसलिए मैं एक दिन पहले ही यहाँ चला आया।
मैंने फोन करने की कोशिश की लेकिन हो नहीं सका। मैंने टेलीग्राम भी किया था और जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा अगर आज मैं पिताजी को एयरपोर्ट छोड़ने नहीं गया होता तो आपसे मुलाकात नहीं हुई होती, तो शायद मैं आपको कभी नहीं बता सकता। ऐसा है कि दरअसल प्रियंका भाभी और गौरव में नाजायज संबंध है और अब तो बात यहां तक बढ़ चुकी है कि आज रात गौरव विशांत को जान से मार डालने का प्लान बनाने वाला है। और आज घर में भी कोई नहीं है। लेकिन तुम ये सब कैसे जानते हो? वो नशे की हालत में गौरव ने मुझे सब कुछ बता दिया। मैंने उसे समझाने की लाख कोशिश की लेकिन सब बेकार। आप कुछ भी कीजिए, विशांत को बचा लीजिए। ओह माय गॉड। सॉरी अंकल, मैं उस परिवार की भलाई चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। आइए मैं आपको छोड़ दूं। नहीं थैंक यू, मैं खुद चला जाऊंगा। ओके अंकल, बाय। विशांत को मारेगा? मेरे बेटे को? अरे उससे पहले तो मैं तुझे मार डालूंगा। यही सच्चाई थी जो मैं छिपा रहा था, लेकिन मैंने खून नहीं किया। तो आपका कहना है कि आपने गौरव को जहर नहीं दिया? नहीं। तो फिर वो जहर की शीशी जो आपके पास थी वो कहाँ गई? पता नहीं, हड़बड़ी में कहीं गिर पड़ी होगी। देखिए मिस्टर मेहता, जब तक आपकी बेगुनाही का सबूत नहीं मिल जाता आपको पुलिस कस्टडी में रहना होगा। सर, मुझे तो लगता है ये खून मेहता ने किया है। मुझे नहीं लगता। लेकिन सर, हमने तो सब जगह इंक्वायरी कर ली, शक के दायरे में तो कोई भी नहीं है।
अपने दायरे को थोड़ा बढ़ाओ। इस कत्ल के पीछे जरूर कोई बहुत सुलझा हुआ दिमाग काम कर रहा है। लेकिन सर वो है कौन? चोपड़ा परिवार का एक शुभचिंतक है समीर, जो अपने को विशांत का करीबी। प्रियंका की रिहाई से खुश नहीं है? बाय द वे, चोपड़ा साहब कहाँ हैं? आप तो नाराज हो गए। मैं तो सिर्फ उनका हालचाल पूछना चाहता था। एक सवाल, अलबत्ता एक सवाल है। अगर आपको जो कुछ भी पूछना है आप उनसे पूछ सकते हैं। एक बात बताइए इंस्पेक्टर साहब, आप कातिल की तलाश में है ना? और आप उसी को ढूंढ रहे हैं इस घर में? अगर आप मदद करें तो। क्या आप समीर नाम के किसी आदमी को जानते हैं? समीर? हाँ, गौरव का जिगरी दोस्त। जाहिर है घर पर भी आता जाता होगा। मैं ऐसे किसी शख्स को नहीं जानता। Are you sure? What do you mean? आदत से मजबूर हूं। Bye for now. बेटी, हम तुम्हारी उलझनों को समझते हैं। आज तुम जिस दौर से गुजर रही हो उसके कुछ हद तक गुनहगार हम भी। आखिरकार हमने ही तुम्हारे दामन को विशांत की जिंदगी के साथ जोड़ा है। पापा। हाँ बेटी, हमारी तो एक ही सलाह है कि तुम अपने बीते हुए कल को भूलने की कोशिश करो। मैं विशांत को समझाऊंगा, क्योंकि तुम जिस मोड़ पर खड़ी हो वहीं से तुम्हें अपनी जिंदगी का लंबा सफर तय करना है। अगर तुम सूरज के डूबने के गम में रात भर रोती रही तो रात के चमकने वाले तारों की चमक भी खो बैठोगी। हम पर भरोसा रखो। विशांत, बेटे, तुम जो बहू के साथ सलूक कर रहे हो वो वाजिब नहीं। मेरे ख्याल में कुछ दिनों के लिए तुम दोनों इस माहौल से बाहर निकल जाओ। दिल का बोझ हल्का हो जाएगा
और सुनो, ये सलाह नहीं, मेरा हुक्म है। जी। मेरा चोपड़ा खानदान से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो सिर्फ विक्रम चोपड़ा से कभी ऑफिस में या कभी पार्टी में मिल लिया करता था। हाँ, ये बच्चे आपस में कभी कभार मिल लिया करते थे, ये अलग बात है। लेकिन हाँ, वो गौरव बड़ा ही बच्चलन, गंदे विचारों वाला अय्याश लड़का था। वो धोखेबाज था, स्वार्थी था। उसने जिंदगी में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। आखिर गौरव ने आपका क्या बिगाड़ा है कि उसका नाम जबान पर आते ही आप इस कदर तिलमिला उठे? वो लड़का था ही ऐसा। आप उसके पड़ोसियों से पूछ लीजिए, पूरे मोहल्ले से पूछ लीजिए, सबसे पूछ लीजिए आप। मुझे लगा आपके गुस्से की कोई खास वजह है। एनीवे, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, वो क्या है कि मुझे ब्लड प्रेशर है और वो भी बहुत हाई। मैं तो खून खराबे वाली फिल्में देख लेता हूँ ना, तो मुझे डॉक्टर को फोन करना पड़ता है। आपको कुछ और पूछना है? हाँ। क्या? आपसे नहीं, आपकी बेटी चिंची से। चिंची से? क्यों? नहीं 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 नहीं, पूछिए पूछिए। चिंची, जेके साहब तो गौरव को बहुत अच्छी तरह जानते थे। तुम उसे कितना जानती थी? बस वो मेरा एक अच्छा दोस्त था। बात सिर्फ दोस्ती तक थी या फिर शादी के बारे में भी सोचा था? नहीं। हाँ। यानी तुम गौरव की बहुत करीबी दोस्त रही हो, तो जाहिर है कि तुम उसके दूसरे दोस्तों को भी जानती होगी। समीर को जानती हो? मैं तुमसे समीर के बारे में पूछ रहा हूँ। वो गौरव और मैं अक्सर ब्लू डायमंड होटल में खाना खाने जाया करते थे। वो वही मिलता था। बड़ा लालची और मक्कार आदमी है वो। गौरव से खाता तो था और उससे पैसे भी निकलवा लिया करता था। उसका पता जानती हो? कहाँ रहता है वो? शायद आपको वही कहीं से पता चल जाएगा। थैंक यू, शुक्रिया जेके साहब। अगर आप सभी ऐसे ही सहयोग देते रहे तो ये केस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जी, बस ये केस खत्म हो जाए तो मैं तो गंगा नहा कर रहा हूँ। ख्याल अच्छा है, चलता हूँ। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया था। जब तक ये इंक्वायरी खत्म ना हो जाए, आप ये शहर छोड़कर नहीं जा सकते। सर फिरा कहीं का। मुझे मालूम था ये इंस्पेक्टर आएगा तो जरूर कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा करेगा, इसलिए मैं पहले कह रहा था कुछ दिनों के लिए ये शहर छोड़ दो, लेकिन नहीं मानी। अब बैठी हो यहीं पर। और तुम क्यों बढ़ बढ़ के बात कर रही थी उससे? अगर उसे मालूम पड़ जाता कि तुम प्रेग्नेंट हो तो हम सब मुसीबत में फंस जाते। अब ये पता नहीं समीर के साथ क्या गुल खिलाएगा। एक तरफ मजबूरियां, एक तरफ मगरूर दिल है, एक तरफ मजबूरियां। जिंदगी तू ही बता कैसे मिटे
दर्दो गम का मारा, कोई दर्दो गम का मारा और कोई मदहोश है। आदमी मुजरिम है या फिर वक्त का ये दोष है। आदमी मुजरिम है या फिर वक्त का ये दोष है। कौन है आप लोग? ओम कहते हैं मुझे, इंस्पेक्टर ओम। आप यहाँ? हाँ, गौरव के कत्ल के बारे में कुछ पूछताछ करनी थी आपसे। बस इतना कि वो मेरा अजीज दोस्त था। मिस्टर समीर, वो आपका कितना अजीज था ये तो अभी आपके बयान से जाहिर हो जाएगा। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि सिर्फ सच ही आपको हमसे बचा सकता है। मैं आपको सच ही बताऊंगा। गौरव ने मुझे प्रियंका की दोस्ती के बारे में पहले ही बताया था, मगर प्यार में होश खो चुका था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जब अचानक एयरपोर्ट पर विशांत के डैडी विजय मेहता से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया था, यह सोचकर कि वो समझदारी से बात को संभाल लेंगे। मगर उन्होंने तो विशांत को बचाने के लिए गौरव का ही खून कर दिया। मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी। तो आपको पूरा यकीन है कि विजय मेहता ने ही गौरव का खून किया है? तो जब गौरव का खून हुआ, दोस्ती के नाते आपने पुलिस को कांटेक्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं शहर में था ही नहीं। कुछ दिनों के लिए अर्जेंट काम से मैं गोवा चला गया था। आज ही वापस आया हूँ, और अगर आज आप नहीं आते तो मैं पुलिस स्टेशन आने वाला था। तस्वीर किसकी? जी ये निशी है, मेरी मुंह बोली बहन। इसका भी मेरी तरह इस दुनिया में कोई नहीं है। ब्लू डायमंड होटल में डांस करती है। मेरे माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए यही एक है जिससे दिल की बातें कर पाता हूँ। देखिए मिस्टर समीर, जब तक ये इंक्वायरी चल रही है, हमारी इजाजत के बगैर ये शहर छोड़कर मत जाइएगा। हमें आपकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। ओके? जी। सर, मुझे लगता है अपने बेटे विशांत को बचाने के लिए मेहता ने गौरव का खून किया है। समीर भी काफी दुखी दिखाई दे रहा था। मुझे उसकी बात में सच्चाई नजर आती सर। हाँ सर, अब तो मुझे भी लगता है कि समीर सच कह रहा है। बकवास कर रहा था। उसके बयान देने के ढंग से पता चल रहा है कि उसने जवाब रटे हुए थे, क्योंकि उसे पता था कि पुलिस कभी न कभी उस तक जरूर पहुंचेगी। लेकिन वो ये नहीं जानता कि इंस्पेक्टर ओम सवालों के जवाबों से ज्यादा जवाबों से निकले सवालों पर ज्यादा ध्यान देता है। आज उसने अपने बयान में कहा कि उसके माँ बाप नहीं है, तो फिर 4 दिन पहले जब वो मिस्टर मेहता से एयरपोर्ट पर मिला तो कौन से बाप को सी ऑफ करने गया था? जी। इस साजिश का ताना बाना बहुत ही चालाक इंसान के हाथों से बुना हुआ है। तुम लोग समीर पर कड़ी नजर रखो। ओके सर। यस सर, देयर इज अ कॉल फ्रॉम वर्मा कंस्ट्रक्शन कंपनी। पुट हिम ऑन। नमस्ते, मैं वर्मा बोल रहा हूँ। बोलिए वर्मा साहब। मुझे विशांत साहब ने प्रॉमिस की थी कि मेरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आज शाम तक दे देंगे। क्या वो मुझे मिल सकती है? ठीक है, मैं 2 घंटे तक भिजवा देता हूँ। थैंक यू। बाय।
Arriving tomorrow, मेहता। मेहता का टेलीग्राम विशांत के पास। तो मतलब है इंस्पेक्टर ओम। भगवान करे चोपड़ा साहब जल्दी इस सदमे से उबर जाएं। मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है। चलता हूँ। नमस्ते। अरे लो, नाम लिया और सामने हाजिर। बहुत बड़ी उम्र है आपकी। आपकी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, तबीयत के कैसे आना हुआ? मैं तो बस आपके हालचाल पूछने चला आया। पिछले कुछ दिनों से उस पुलिस वाले ने मेरी तबीयत खराब कर रखी है। अजीब तरह के सवाल पूछता है। इसको जानते हो? तो क्यों जानते हो? क्या जानते हो? इसको नहीं जानते? क्यों नहीं जानते? क्या नहीं जानते? माय गॉड, मैं तो अभी अभी सीधा डॉक्टर के पास से यहाँ चला आ रहा हूँ। ब्लड प्रेशर बढ़ गया मेरा। वो इंस्पेक्टर समीर के बारे में भी पूछ रहा था, क्या है, कौन है, वगैरह वगैरह। कहाँ तक पहुंची इन्वेस्टिगेशन, कुछ पता है आपको? वो इंस्पेक्टर बहुत काबिल है, बहुत जल्दी मुजरिम को पकड़ लेगा। अच्छा अच्छा, मैं चलता हूँ। लगता है मेरा ब्लड प्रेशर फिर बढ़ रहा है। अच्छा, नमस्ते। बेटी जी? विशांत नहीं आया अभी? जी नहीं पापा, बस आते ही होंगे। आप प्लीज उनके आने के बाद एक बार डॉक्टर के पास चले जाइएगा। नहीं, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। दरअसल चोपड़ा साहब से मिलने में उनके ऑफिस भी गया था, कुछ अर्जेंट काम था। ठीक है, जब वो डॉक्टर के यहाँ से आ जाएं तो मुझे फोन करवा देना बेटे। ठीक है। ये लाइटर किसका है? ये जेके अंकल का है। वो यहाँ आए थे, मेरे ख्याल से वो भूल गए होंगे। जेके? जेके यहाँ क्यों आया था? वो दादाजी का हालचाल पूछने और हाँ, समीर के बारे में बातें हो रही थी। समीर के बारे में? ठीक है, ये लाइटर मैं ले जाता हूँ, मैं उन्हें दे दूंगा। हेलो विशांत, मैं समीर बोल रहा हूँ। वो इंस्पेक्टर मेरे पीछे बुरी तरह से पड़ा हुआ है और उसका आदमी भी मेरे पीछे है। मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी है विशांत। ठीक है, शाम को 6 बजे डायमंड क्लब। ये जा कहाँ रहा है पता नहीं। अरे आगे वाली गाड़ी में कुछ गड़बड़ है। हाँ, तेज चलाओ। तेज चलाओ और तेज। Come on, fast!
मुझे उससे कुछ सवाल पूछने हैं। देखिए सोनू अभी बच्चा है, वो पहले से ही घबराया हुआ है। आपको जो कुछ भी पूछना है मुझसे पूछ लीजिए। देखिए, आपसे मेरी पूछताछ खत्म हो चुकी है। मुझे सोनू से कुछ सवाल पूछने हैं, और वो भी अकेले में। सोनू बेटे, देखो, मुझसे डरने घबराने की जरूरत नहीं है। बस तुम वो करो जो मैं कहूं। देखो, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरा काम थोड़ा आसान कर दो। बैठो। आई विल हेल्प यू। तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, मैं नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं मालूम। इसका मतलब तुम मुझे कुछ बताना नहीं चाहते। तुम अपनी दीदी से बहुत प्यार करते हो। जी हाँ। तुम्हें गौरव अंकल पसंद नहीं थे? मैंने कहा ना, मुझे सब अच्छे लगते हैं। गौरव को किसने मारा? मुझे क्या पता? मुझे पता है। मुझे पता है गौरव को किसने मारा। मैं तो तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। अब वारंट लेके आऊंगा और कैदी को गिरफ्तार करके ले जाऊंगा। अभी तुम कहोगे कि तुम कुछ नहीं जानते। मेरे कमरे में कोई भी आ सकता है। मैं नहीं जानता ये कहां से आई। तुम झूठ बोल रहे हो। अब कातिल को अरेस्ट करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। अरे, ये तो मर गया। किसने मारा होगा? ये मोबाइल की बैटरी की आवाज कहां से आई? ओ, यहाँ है। हेलो। हेलो। कौन? रवि? हाँ सर, मैं। तुम किसके फोन से बात कर रहे हो? सर, आपके कहने के मुताबिक हम समीर का पीछा कर रहे थे। क्लब में से निकलने के बाद गाड़ी में बैठकर वो कहीं जा रहा था। रास्ते में हमसे उसकी गाड़ी मिस हो गई। यहाँ सुनसान जगह पर हमें उसकी गाड़ी मिली सर। किसी ने उसे गोली मार दी। अब बताइए सर, हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, तुम वहीं मेरे फोन का इंतजार करो। ओके सर। किसको फोन कर रहे थे? हाँ? किसको फोन कर रहे थे? फोन दो। रीड डाल दबाओ। ओह माय गॉड, इसका मतलब विशांत। हेलो विशांत, मैं इंस्पेक्टर ओम। इंस्पेक्टर साहब, मैं बहुत परेशान बैठा हूँ। जो कुछ भी आपको बात करना है कल कर लीजिएगा प्लीज। यस विशांत, मैं
मैं तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूँ। तुम्हारी जान को खतरा है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। आराम से कल बात करेंगे। ओके, थैंक यू। हाँ जी। विशांत, फोन काटने से पहले मेरी बात सुनो। समीर का खून हो चुका है और कातिल तुम्हें मारने आ रहा है। टेल मी वेयर आर यू? मैं अपने फार्म हाउस पर हूँ। ठीक है, मैंने पहुंचने तक जरा सतर्क रहना। हाँ, जरा तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब महसूस हो रही थी। सोचा कि फार्म हाउस की खुली हवा में शायद अच्छा लगे। आप अकेले ही शतरंज खेल रहे हैं? अक्सर मैं अकेले ही शतरंज खेल के दिल बहला लिया करता, मगर आज पता नहीं क्यों कोई चाल समझ में नहीं आ रही। शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, शायद आज एक मंजे हुए खिलाड़ी की जरूरत है इसमें। चलो अच्छा हुआ तुम आ गए। बहुत पहुंचे हुए खिलाड़ी हो, जाने भी गहरी चलते हो। आओ आज एक बाजी अपने बाप के साथ हो जाए। ये क्या, आपने तो मोहरे भी ठीक से नहीं जमाए। मेरे तरफ कुछ मोहरे और आपकी तरफ सारी फौज। लगता है तुम्हें अपने मोरों की फौज पर बहुत भरोसा है, लेकिन ये विक्रम चोपड़ा अकेला शहंशाह, देखते जाओ तुम्हें किस तरह जमीन दोस्त करता है। आप क्यों खुद ब खुद अपने आप को खाई में ढकेल रहे हैं? फिलहाल तो तुम हमारी चिंता छोड़ो और अपने आप को बचाने की कोशिश करो। चिंता तो हमें तुम्हारी हो रही है। गुड मूव। बात जिंदगी की हो या शतरंज की, चालें तुम अच्छी चलते हो। ठीक इसी तरह एक बार गलत फहमी में हमारे हाथों से अपना ही मोरा मारा गया था। वो चाल तुमने चली थी। आपकी बातें इस वक्त मेरी समझ में नहीं आ रही। वैसे आप अपना बचाव कीजिए। आप चारों तरफ से घिर चुके हैं। बरखुरदार, घिराव तो बिल्ली चूहों का होता है, शेरों का नहीं। ये तुम्हारा वही मोरा है ना जिसने हमें गुमराह किया था। बेचारा ये बीमार है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। यूं समझिए, मोहरे मरे नहीं, शहीद हो गए। लीजिए, अब मैं अपनी रानी चलता हूं और आपके राजा को चेक। बेवकूफ हो तुम। जी? जी हाँ, अगर तुम हमारा खून होते तो अब तक समझ गए होते कि असली शय तो हम तुम्हें कब की दे चुके और अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हो। ये क्या कह रहे हैं आप? सच कह रहे हैं हम, मगर ये तो तुम तब समझते जब तुम हमारे बेटे होते, हमारे दिल के टुकड़े होते। हमारे टुकड़ों पर पलने वाले आस्तीन के सांप नहीं। जिस आगोश में पले उसी को डस लिया। आज तक तो तुम नसीब की खाते रहे हो विशांत, मगर अब बदनसीबी तुम्हें खाने वाली है। ये शय और ये
मत। 28 साल से हमारे सीने पर कुंडली मारकर हमारे विश्वास को डसते रहे। एहसान फरामोश, हमने इंसानियत के नाते तुम पर अपने खून की मोहर क्या लगा दी। तू खून का रिश्ता जोड़कर हमारी वसीयत हड़प करने चला आया। ओ, अब समझ में आया डैडी। नहीं नहीं मिस्टर चोपड़ा, क्या आप शतरंज की आड़ में किन बातों का जिक्र कर रहे हैं? तो फिर उसका मतलब यह है कि समीर से सब कुछ जानने के बाद उसका खून आपने किया था। तो फिर आप ये भी जानते होंगे कि गौरव को रास्ते से हटाने का प्लान इसी दिमाग का था। मेरे ही कहने पर गौरव ने प्रियंका के दिमाग में ऐसा जहर भरा कि वो किसी भी तरह प्रियंका से मिलकर मुझे मार दे। इस तरह सारी दौलत के साथ साथ उसे प्रियंका भी हासिल हो जाएगी। ये प्लान मैंने तब बनाया था जब पिताजी के आने का टेलीग्राम मेरे हाथ लगा। मैंने समीर से कहलवाकर ठीक उसी वक्त उन्हें बंगले के अंदर भेजा जब गौरव प्रियंका को मेरे मर्डर का प्लान बताने ही वाला था। मुझे यकीन था कि ये सुनकर वो खामोश नहीं बैठेंगे। गौरव और प्रियंका की बदनामी होगी और इसी की आड़ में मैं गौरव को इस तरह से खत्म करता कि ऐसा लगे कि वो सुसाइड था। रह जाती प्रियंका। प्रियंका, उसकी बदचलन होने की वजह से उससे डाइवोर्स लेने से मुझे कोई नहीं रोक सकता था। आप भी नहीं चोपड़ा साहब। इतना सब कुछ हो जाने के बाद आप जैसे गैरतमंद आदमी को ऊपर पहुंचाने के लिए मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? अच्छा प्लान था ना मेरा? लानत है उस घड़ी उस पन पर जब हमने तुम्हें गोद लेने का फैसला किया था। हमारा बेटा कहलाने वाला इतना घटिया और गिरा हुआ इंसान नहीं हो सकता। कहने कहलाने से क्या होता है? मैंने आपको अपने दिल से कभी बात माना ही नहीं। चलो इस अधूरे एक तरफे रिश्ते को आज खत्म ही कर देते हैं। खिलौना तुम्हारे पास जरूर है, लेकिन उसकी चाबी मेरे पास है। तुम अपने आप को चाहे मेरा बेटा मानो या न मानो, लेकिन मैं तुम्हारा बाप था, हूं और रहूंगा। तुम्हारी इन्हीं गंदी हरकतों की वजह से मुझे अपनी जिंदगी में अब कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें जिंदगी नहीं बख्शूंगा। बाजी पलट गई, बाजी फिर से पलट गई। आप मेरे डैड हो ही नहीं सकते। हो ही नहीं सकते आप। अब मैं ये बाजी यही खत्म कर देता हूं। I'm sorry, Mr. Vikram Chopra. I'm sorry. अब किसी चालाकी की कोशिश मत करना विशांत। तुम्हारी सारी हरकतों से पर्दे उठ चुके हैं। दादाजी! इंस्पेक्टर,
अगर तुमने आगे बढ़ने की कोशिश की तो गोली इसके सर पे पार होगी। पागलपन मत करो विशांत, सोनू को छोड़ दो। वहीं रुक जाओ इंस्पेक्टर, मैं तुम्हारे जैसे चालाक आदमी की चाल में आने वाला नहीं हूँ। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? ये लो, सोनू को कुछ मत करना विशांत, वरना ये नादानी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। नादानी तो मैंने उस दिन की थी इंस्पेक्टर, जिस दिन मेरे डैड का टेलीग्राम अपने पास छुपा कर रखा था। समीर को मारने से पहले अगर मैं वो टेलीग्राम जला देता तो तुम्हारे फरिश्ते भी मुझे नहीं पकड़ पाते। और अब जिस दौलत के लिए मैंने सब कुछ किया, जब वही मेरी नहीं है तो मैं जी कर क्या करूंगा इंस्पेक्टर? सजा तो मुझे मिलनी है, मगर मैं इन सबको मार कर ही रहूंगा। जी दादाजी, आखिर कानून ने अपना फैसला दे ही दिया। आज विशांत को आपने नहीं मारा, कानून ने मारा है। लाई, मेरा रिवॉल्वर मुझे दे दीजिए। कभी कभी इंसान वक्त के हाथों कठपुतली बन जाता है। अब देखिए ना, अगर सोनू आपको नहीं बताता कि गौरव विशांत को मारने वाला है, तो ना आप चोरी चुपके से घर जाते, और ना ही आप जैसे देवता इंसान के हाथ खून से रंगे जाते। शायद आप ठीक कह रहे हैं। बेचारा सोनू तो विशांत को बचाना चाहता था, मगर जब मैं वहां गया तो मैंने देखा जिस मंजर पर मैं वहां पहुंचा था, कोई भी गैरतमंद बाप होता वो भी वही करता जो मैंने किया था। मैं चाहता तो था कि उसे सजा देने के बाद अपने आप को पुलिस के हवाले करूं, मगर उसके साथ मुझे उन गंदी हरकतों का भी जिक्र करना पड़ता जो गौरव ने प्रियंका के साथ की थी। और फिर इसके बाद प्रियंका समाज में इज्जत के साथ न जी पाती। लोग तो उसे शक की नजर से देखते ही पति पत्नी के रिश्ते में दरार भी आ जाती, और फिर मेरे बलिदान का कोई मकसद ही नहीं रह जाता। इसलिए मैं चुप रहा। और सब कुछ जानते हुए भी सोनू ने आपका पूरा साथ दिया। जो आपको इतना प्यार करता है कि आपका पकड़ा जाना उसे बर्दाश्त नहीं। इसीलिए मेहता साहब के हाथ से गिरी जहर की शीशी को छुपाता रहा, ताकि अपनी बेगुनाही साबित न कर सके और अपने दादाजी को हमारी गिरफ्त से बचा सके। जैसे ही वो शीशी मेरे हाथ लगी, मेरा शक यकीन में बदल गया कि ये कुछ छुपा रहा है, और फिर उससे सच उगलवाना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। कभी कभी कानून भी कितना मजबूर हो जाता है कि सब कुछ जानते हुए भी ये तय कर पाना मुश्किल होता है कि दोष किसका है, इंसान का या हालात का।